नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं ये हुई ना बात। इस खबर के बारे में आपको हम बताएंगे। ये शो अपना हम शुरू करें उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। उसके बारे में पहले आपको बता दें, वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आपको बता दें श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या देख मंदिर में पुलिसकर्मी तैनात करने का फैसला लिया गया है। लेकिन खास बात यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में पुलिसकर्मी पुजारी के वेश में ड्यूटी पर तैनात होंगे, यानी कि गले में रुद्रा, माथे पर त्रिपुंड लगाए पुलिसकर्मी अब मंदिर में तैनात दिखाई देंगे। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से इसका फैसला लिया गया है, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ बढ़ती जा रही है, जिससे कि देश और दुनिया के कोने कोने से आने वाले शिव भक्तों को न केवल धक्कम धुक्की का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार जैसी शिकायतें भी मिलनी शुरू हो गई है। इसी बात का संज्ञान लेते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने यह निर्णय लिया है। आम थानों की पुलिसिंग के इतर मंदिर की पुलिसिंग होती है। इसके लिए विशेष तौर पर पुजारियों के वेश में पुलिसकर्मियों की तैनाती बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में होगी। साथ ही तैनात पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को गाइड भी करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर प्रतिदिन 4 से 5 लाख श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर आते हैं और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। देश के कोने कोने से आते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ से एक पॉजिटिव एक इमेज लेकर के, एक संतुष्टि की भावना लेकर के, एक अच्छे दर्शन उनको भगवान के हुए, इस भावना के साथ यहाँ से जाएं। तो इसके लिए चूँकि भीड़, एक तरफ भीड़ भी ज़्यादा है और एक तरफ हमको दर्शन भी उनको सुलभ कराने हैं, तो भीड़ को हमको आगे भी बढ़ाना होता है तेज़ी से, ताकि अन्य श्रद्धालुओं को भी दर्शन हो जाए। तो जब पुलिसकर्मी वर्दी में होता है और ऐसे श्रद्धालुओं को वो आगे बढ़ाता है, तो श्रद्धालु को थोड़ी सी ठेस पहुँचती है कि हमको धक्का दिया गया है, हमको वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन जो हमारे अर्चक होते हैं, जो हमारे पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं हमारे, तो प्रायः ऐसे इन लोगों के प्रति एक श्रद्धा की भावना होती है और वो लोग जो भी कहते हैं उसको हम स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं। ये हिंदू धर्म की इस तरह की धारणा पूर्व से रही है। और हमारे संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोशन, देखिए बहुत ही अच्छी पहल है, खास करके जब से वहां पर कॉरिडोर बना है उसके बाद से एकाएक श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। आपसे जानना चाहेंगे ये जो कदम उठाया गया है, इस पर लोगों का, जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, उनका क्या कहना है, प्रतिक्रिया क्या आई? जी देखिए, बिल्कुल जब से कॉरिडोर बना है 2 साल का वक्त बीत रहा है और नित नए रिकॉर्ड बनते चले जा रहे हैं। और अभी मार्च में ही 6,30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने नॉन फेस्टिव या यूं पहले महीना था और बगैर इसके ही एक दिन 6,30,000 लोग दर्शन किए और पूरे मार्च भर में जितने लोग दर्शन किए वो सावन के दौरान जो दर्शन होते हैं उससे कहीं ज्यादा था। तो कुल मिला के श्रद्धालुओं की जो संख्या है, तादाद है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए, वहाँ धाम की जो एक भव्यता है उसको देखने के लिए, इस बात का कहीं न कहीं उन्हीं श्रद्धालुओं को दिक्कत भी हो रही है, क्योंकि श्रद्धालु ठीक से दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जो देश के कोने कोने से, कई प्रांतों से आ रहे हैं सिर्फ दर्शन के लिए, और वो बाबा विश्वनाथ के का ठीक तरीके से दर्शन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ वहां। चलिए, उम्मीद है कि इस फैसले से जितने भी आने वाले श्रद्धालुओं हैं उनको फायदा ही होगा और जो दिक्कत परेशानी अभी तक वो झेल रहे थे उससे छुटकारा, उससे निजात उन्हें मिलेगी। शुक्रिया आपका। चलिए अब हम बात करते हैं उस खबर की जिसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये खबर अपने आप में काफी मायने रखती है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में एआई का खासा इस्तेमाल हो रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले डीएमके ने अपना घोषणा पत्र बिल्कुल अनोखे अंदाज में पेश किया। पार्टी ने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने दिवंगत नेता करुणानिधि को पर्दे पर उतारा, उनसे चुनावी घोषणा पत्र का अनावरण करवाया। एक तरह से कहें तो ये चुनाव में एआई का पॉजिटिव और सफल प्रयोग था, लेकिन एआई के जरिए हर प्रयोग पॉजिटिव हो ऐसा भी नहीं है। चुनाव के वक्त एआई टूल का ऐसा इस्तेमाल भी हो रहा है जो कि राजनीतिक दलों के लिए चिंता का सबब बन गया। उम्मीदवारों को डर है कि चुनाव के बीच उनका कोई डीप फेक वीडियो वायरल ना हो जाए। डर इस बात का भी है कि डीप फेक के जरिए किसी उम्मीदवार की आवाज की क्लोनिंग करके कोई गलत संदेश लोगों तक ना पहुंचा दी जाए।
इस डर और आशंका के मद्देनजर चुनाव आयोग भी अलर्ट है, लेकिन डीप फेक का जाल इतना गहरा है कि उससे युद्ध आसान भी नहीं है। तो आज बात चुनाव से पहले इसी डीप फेक डर की करेंगे। जानेंगे चुनाव में डीप फेक चिंता की कितनी बड़ी वजह बन सकता है और एक मतदाता ऐसे डीप फेक वीडियो से कैसे सतर्क रह सकता है। इसी मुद्दे पर आज अपने मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अप्रैल के गर्म होते दिनों में ये हिंदुस्तान का गर्माता सियासी मौसम है। एक एक वोट के लिए दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। चुनाव के इस महायज्ञ में राजनीतिक दलों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया बना हुआ है। व्हाट्सएप से नेताओं की बात लोगों तक पहुंच रही है। फेसबुक पर प्रचार के साथ नेताओं के विचार लोगों के बीच जा रहे हैं। लेकिन प्रचार के इस माइक्रो ब्लॉगिंग तरीके में डीप फेक की सेंध ने चुनौतियां जरूर खड़ी कर दी हैं। चुनाव प्रचार में डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव आयोग इसे लेकर अलर्ट है। यही नहीं, आईटी मंत्रालय ने एक एडवाइजरी में साफ किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को डीप फेक पर पूरी जवाबदेही लेनी होगी और कोई प्लेटफॉर्म ये कहकर नहीं बच सकता कि एआई टूल अभी ट्रायल फेज में है। राजनीतिक दल भी डीप फेक कंटेंट के खिलाफ अपने स्तर पर लड़ रहे हैं, लेकिन आम लोगों के सामने चुनौती ये है कि वो सोशल मीडिया पर मौजूद डीप फेक कंटेंट को कैसे पहचानें। कैसे समझा जाए कि वो जो वीडियो देख रहे हैं या जिस नेता की आवाज वो सुन रहे हैं वो असली है या नकली। पिछले कुछ सालों में दुनिया के कुछ देशों में हुए चुनाव डीप फेक और एआई के बेजा इस्तेमाल का खामियाजा भुगत चुके हैं। पिछले साल सितंबर में स्लोवाकिया के आम चुनाव में प्रोग्रेसिव स्लोवाकिया पार्टी के नेता माइकल सिमेका को एआई इतना भारी पड़ गया कि वो चुनाव हार गए, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले उनका एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें वो कह रहे थे कि चुनाव जीतने पर बियर की कीमत दोगुनी कर देंगे, जबकि वास्तव में सिमेका ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी, बल्कि किसी ने डीप फेक का इस्तेमाल कर फर्जी वीडियो वायरल कर दिया था। ये घटना भले ही दूर देश की है, लेकिन डीप फेक का खतरा भारत में भी राजनीतिक दलों और नेताओं के इर्द गिर्द तेजी से मंडराने लगा है, क्योंकि चुनावी मौसम में ऑडियो और वीडियो क्लोनिंग का खतरनाक खेल खेला जा सकता है। इसका इस्तेमाल कर गलत सूचना फैलाई जा सकती है। बस किसी भी सियासी नेता की आवाज का क्लोन बनाएं और इस वीडियो क्लिप पर उसका चेहरा लगाएं और साझा कर दें। चुनाव के वक्त डीप फेक को लेकर चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अब तक तो फोटो या वीडियो से छेड़छाड़ के ऐसे मामले ही सामने आते रहे हैं जिनका फर्जीवाड़ा किसी तरह पकड़ लिया जाता था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस फर्जीवाड़े को इतना बारीक बना दिया है कि ये बिल्कुल वास्तविक जैसा ही लगता है। स्लोवाकिया की घटना तो एक बानगी भर है। पिछले साल नवंबर में तेलंगाना में हुए चुनाव में बीआरएस पार्टी के मुखिया और राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का डीप फेक वीडियो बन गया, जिसमें राव कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए कह रहे थे। बीआरएस की तरफ से चुनाव के दौरान उनके खिलाफ डीप फेक के इस्तेमाल को लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। ये घटनाएं इशारा करती हैं कि देश विदेश तक चुनाव में अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने या खुद के पक्ष में वोटर्स को रिझाने की मंशा से डीप फेक का इस्तेमाल तेजी से शुरू हो गया है। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के चुनाव को डीप फेक से अछूता रखना संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में किसी उम्मीदवार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला डीप फेक वीडियो चुनाव के दिन या मतदान शुरू होने से कुछ घंटे पहले वायरल कर दिया जाए तो निश्चित रूप से उस उम्मीदवार को नुकसान पहुंच सकता है। ये चिंता राजनीतिक दलों को खाए जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एआई अगर कई मायनों में वरदान है तो कई मायनों में चिंता का सबब भी। इसे जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको मिलवा दूं। संजीव रेलिया हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नोएडा से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। साथ ही अमित मल्होत्रा हमारे साथ साइबर क्राइम एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। अमित जी आपका भी स्वागत है। परवेश मलिक हमारे साथ जो कि फाउंडर है मिशन जागृति
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पट्टीकृत पायने हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड रिसर्चर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। देखिए, ये सिर्फ एक मुझे लगता है डिस्कशन का ऐसे ही मुद्दा नहीं है, ये आज के समय में बहुत बड़ी चिंता का विषय भी बन गया है, क्योंकि एआई को अभी कायदे से हम समझ ही रहे थे और एक्सेप्ट ही कर रहे थे और हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, और उसी बीच अब क्राइम की भी बात जुड़ती जा रही है, अब कई तरह की चिंताएं सामने आ रही हैं इसे लेकर। तो सबसे पहले संजीव रेलिया जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि कई जगह आप जाते हैं, आपने खुद बताया कि जजेस को, पुलिस वालों को और भी कई ऐसे लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाकर बाकायदा आप ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को कि कैसे आप अलर्ट रहें डीप फेक से, एआई से जो नुकसान हो रहे हैं उसके। ऐसे में ये बताइए कि अगर चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से हम देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉजिटिव एस्पेक्ट तो हमने देख लिया, लेकिन लोग कैसे समझें कि जो वीडियो उन तक पहुंच रहा है, जो ऑडियो उन तक पहुंच रहा है, वो एआई जनरेटर है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और जय हिंद। और ऑल्सो आपके चैनल के थ्रू मैं देशवासियों को ईद मुबारक कहना चाहूँगा। आपने बिल्कुल सही कहा श्वेता कि एआई जो है एक जनरेटिव टेक्नोलॉजी है। कुछ ही साल पहले हमने शायद कभी एआई के बारे में सुना भी नहीं था, और आज से करीबन 1.5 साल पहले जब चैट जीपीटी सडनली आ गया, हम सब इस टेक्नोलॉजी को आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी निजी जिंदगी में, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो छोटे बिजनेस में काम करने वाले लोग हैं। हम हर इंसान आज एआई का इस्तेमाल कर रहा है। और किसी भी टेक्नोलॉजी की तरह एआई भी जो है वो एक दो-धारी तलवार है। जहां उसके बहुत ही अच्छे इस्तेमाल हो रहे हैं, उसी तरह दूसरी तरफ उसके कुछ ऐसे भी इस्तेमाल हो रहे हैं जिससे हमारे देश की रक्षा और हमारी जो आम जनता है उनकी सुरक्षा के ऊपर भी सवाल उठ खड़े होते हैं कई बार। तो सबसे पहला जो आपने मुद्दा उठाया है वो डीप फेक का है। डीप फेक, जैसे अभी हमने देखा कि तेलंगाना के इलेक्शन के दौरान ये एक फेक वीडियो आया, और जिसको कि पहचानना मुश्किल था कि क्या ये एक्चुअली वो मिनिस्टर हैं जो अपनी पार्टी के अगेंस्ट में वोट डालने के लिए, कांग्रेस के लिए वोट डालने के लिए कह रहे हैं। तो डीप फेक ये जो वीडियोस हैं या ये ऑडियोज हैं, इनको हम आम जनता को एनालाइज करके ये पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी में एक बहुत स्पेशल टेक्नोलॉजी डीप लर्निंग जिसको हम कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इनको जैसे जैसे डीप लर्निंग एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे ये डीप फेक वीडियोस, डीप फेक ऑडियोज उतना ही मुश्किल होते जा रहे हैं। तो आम जनता के लिए पहचान पाना ये बहुत मुश्किल है कि क्या ये एक्चुअली में ये जो आया है ये सच है या ये एक डीप फेक है। और अगर टेक्नोलॉजी के स्तर पे देखूं तो एआई का मुकाबला सिर्फ एआई के द्वारा ही किया जा सकता है। तो अगर मुझे एक डीप फेक को पहचानना है, एक डीप फेक को रोकना है, तो उसके लिए मुझे एआई के टूल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो टूल्स क्या होंगे वो हम आपसे जानेंगे। पट्टीकृत जी, आपसे यहाँ पे समझना चाहूंगी कि ये बताइए, क्या ये सच नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसका गलत उपयोग कर रही है, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है अपनी पार्टी को पॉलिटिकली एडवांटेज दिलाने के लिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ ये भी पॉसिबल है कि बाहरी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, फॉरेन एजेंसीज कह सकते हैं, एनजीओज कह सकते हैं, जो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि उनके मुताबिक कोई सरकार आए जो उनके हित में हो। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं कि कितना ये एआई एक डेंजरस एस्पेक्ट हो रहा है। जिनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ एआई, जियोफ्रे हिंटन, वो गूगल से पिछले साल रिजाइन कर दिया ये कह के कि ये जो एआई है एक डेंजरस डायमेंशन ले रहा है। और सबसे बड़ी डेंजर इस चीज की है कि ऐसा सिर्फ नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज या कोई फॉरेन एलिमेंट्स इसका इस्तेमाल करे, कल को यह भी हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद डिसाइड करे कि किसको वो चाहते हैं। वो एक लेवल का इंटेलिजेंस कल शायद उसके पास वो भी आ जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं किस लेवल का ये डेंजर है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे इश्यूज में कमेंट्स देते हैं टेलीविजन चैनल्स में। पिछले साल एक न्यूज आया था अचानक कि पेंटागन में एक ब्लास्ट हो गया।
और मुझे कुछ टेलीविजन चैनल से फोन आया कि सर आप इसके ऊपर कमेंट दीजिए। मैं हैरान हो गया, पेंटागन में ऐसा एक ब्लास्ट कैसे हो सकता है। तो मैंने बोला कि मैं 15-20 मिनट के पहले कमेंट नहीं दूंगा। 15 मिनट के बाद वो 15 मिनट तक किसी को पता नहीं चला था वो एक डीप फेक फोटोग्राफ है जहां पे ये दिखाया जा रहा है कि पेंटागन के सामने डिवास्टेटिव एक्सप्लोजन हुआ है। पर उस टाइम शायद अमेरिका वाज रेडी टू गो फॉर अ वॉर। Exactly. लेकिन 15 मिनट बाद ये पता चल गया कि वो डीप फेक है और सारे टेलीविजन चैनल से वो न्यूज चला गया। उस लेवल का रिस्क है। और ये आप सोच सकते हो, ये इलेक्शन के पहले स्टॉक मार्केट में भी एक मिस इन्फॉर्मेशन देके आप स्टॉक मार्केट को गिरा सकते हो, आप जीडीपी को गिरा सकते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैडम यह है कि एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज कोई रेगुलेशन नहीं है। जब तक आपके पास रेगुलेशन नहीं हो, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो चाहे इंडिया में हो, ग्लोबली कोई रेगुलेशन क्योंकि नहीं है, आप क्या पनिशमेंट दोगे? ये तो डीप फेक ऐसी जरूरी नहीं कि इंडिया में बन रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, कोई और हो सकता है इटली में बैठ के, यूके में बैठ के, जहां आपका जुरिस्डिक्शन भी ना आ जाए, उस लेवल का हो सकता है। और लास्ट में अंततः मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी भी ये इवॉल्विंग स्टेज है। बहुत बार ऐसा नहीं कि इंटरफेरेंस पहली बार हो रहा है, पहले डायमेंशन कुछ और था। न्यूज़पेपर में स्टोरीज प्लांटेड होते थे, कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम आया था 3-4 साल पहले, लेकिन एआई का इस्तेमाल होगा फ्यूचर में। इट कैन टेक अ वेरी डेंजरस डायमेंशन। बिल्कुल, और इस बात को हमें समझने की इस वक्त बेहद जरूरत है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा पाटिकृत की अभी शुरुआत ही है एक तरह से, और चूंकि अभी शुरुआत है तो अभी वक्त है हम इसको सही और गलत को समझें और इसे रोकने की कोशिश करें। परवेश मलिक हमारे साथ, फाउंडर मिशन जागृति, जुड़े हुए हैं। परवेश जी देखिए, सरकारें भी जो खबरें आ रही है कम से कम उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन भी जो है वो जागरूक हो गया है। वो कह रहा है जितने भी जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लगातार उनको भी अलर्ट कर रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि डीप फेक वीडियो डाल करके या आपके प्लेटफॉर्म से अगर कोई इस्तेमाल करता है तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, खास करके इलेक्शन के मद्देनजर। कई जो गवर्नमेंट है खास करके वो एक तरह से कई ऐसे एनजीओज हैं जिनको टास्क इस वक्त दे रहे हैं कि लोगों को जाकर जागरूक किया जाए एआई को लेकर, डीप फेक को लेकर। आपके पास क्या कुछ जानकारी है इसके मद्देनजर? थैंक यू जी। जैसा आपने पहले कहा कि ये वरदान है या अभिशाप, ये समय बताने वाला है। और मुझे जो लगता है कि जिस तरीके से जो ये शुरुआत हुई थी इसकी डीप फेक की, ये लग रहा था कि वरदान है, लेकिन जैसे अभी संजीव ने बताया तेलंगाना में, या आपने बताया या पहले साउथ अफ्रीका में कहीं पर हुआ, तो भारत जैसे देश के अंदर जहां पर लोग बहुत जल्दी ही विश्वास कर लेते हैं और बहुत जल्दी ही अविश्वास कर लेते हैं, तो भारत जैसे देश में, और खासकर जब राजनीति इतनी चरम पर हो और जब पूरे देश में राजनीति का माहौल हो, वहां पर अगर कोई एक पंपलेट भी कहीं छाप देता है, कहीं पोस्टर दीवारों पर लग जाता है, उस देश में यहाँ ये डीप फेक जैसी न्यूज, और कोई साक्षात कोई नेता आपको अगर आके कह दे कुछ भी, तो मुझे लगता है कि ये अगर पॉलिटिकल जो पार्टी हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर जो सत्ता में नहीं है, वो इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग करने में सक्षम है। और फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर में हमारी संस्था मिशन जागृति लगातार शासन प्रशासन के साथ लगातार मिलके जागरूक कर रही है। लेकिन इसके जागरूक कर रही है, लेकिन खास करके एआई या फिर डीप फेक को लेकर के आप लोग कुछ कर रहे हैं? आप लोगों ने कुछ शुरुआत की है? जी, इसके लिए हमने अलग अलग जैसे आरडब्ल्यूएस या दूसरी और संस्थाएं कॉन्फेडरेशन के साथ मिलकर, जैसा संजीव ने भी बताया था कि जैसे कोई हमारे पास वीडियो आती है या कोई भी न्यूज आती है, तो ये हमें अपने खुद को देखना होगा, अपना विवेक लगाना होगा कि ये क्या सही है या गलत है। क्योंकि अभी जैसे बताया गया कि एआई का जो तोड़ है, हाँ, वो एआई ही है। हम संजीव से जानेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या इसका तोड़ हो। अगर एआई का तोड़ एआई है तो वो क्या हो सकता है। लेकिन अमित मल्होत्रा जी जो कि साइबर क्राइम एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ है। सर ये बताइए, चूंकि अभी ये नई चीज है, जब इस कार्यक्रम की शुरुआत ही मैंने की थी तो उसमें ही हमने कहा था कि अभी तो हम समझ ही रहे थे कि एआई क्या है, एआई से क्या क्या चीजें हो सकती है। अभी एक्सपेरिमेंट का दौर चल रहा था और उस बीच अब ये खबरें आने लगी है, जिसमें क्राइम की भी खबरें आने लगी है कि एआई से एक्सटॉर्शन अब हो रहा है, डीप फेक से भी इस तरह की खबरें सामने आई है। तो ये बताइए कि क्या कोई रूल, कोई रेगुलेशन, अगर हमारी कंट्री की बात करें तो साइबर क्राइम खास करके इस चीज से रिलेटेड हमारे देश में कुछ है?
मैम अगर एआई की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा होने वाला आगे क्राइम है कि अगर हम इसको देखें तो बहुत बड़ा क्राइम है ये। क्योंकि क्या है कि जहाँ पे हमारा इंटरनेट से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, स्मार्टफोन से हम किसी भी चीज से कनेक्ट करके कोई भी क्राइम करते हैं तो हम साइबर एक्ट के अंदर आ जाते हैं, साइबर क्राइम के अंदर आ जाते हैं। और साइबर क्राइम के अंदर इधर हमारा आईटी एक्ट 2008 का इधर उल्लंघन होता है और आईटी एक्ट के अंदर में 66A, 66B, 66 धाराएं जो है इसको वो ना हम लोग फॉलो अप कर सकते हैं। तो एआई में क्या दिक्कत है कि जैसे आपने देखा होगा कि अभी पीछे पाकिस्तान में इमरान खान का जो भाषण था उसकी दुनिया भर में चर्चा हुई। उसके लिए क्या है कि वो सलाखों के पीछे वोट मांगते हुए मालूम हुआ, ठीक है। तो इसको लेके काफी ज्यादा बातें फैली, लेकिन उस चीज को कैसे टेक्नोलॉजी को पकड़ा गया। जब भी हम एआई की कोई भी वीडियो हमारे पास वायरल होती है तो हमें उसको ध्यान से अगर हम देखें, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी के हाथ में नहीं है कि एआई को कैसे डिटेक्ट कर पाए। उसको देखने के लिए क्या है कि आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो हमेशा उसके होठों की लिपसिंग देखिए, फेस की बनावट देखिए। इन चीजों को देखेंगे तो आपको वेरीफाई हो जाएगा कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अगर मूवमेंट भी होती है थोड़ी सी ऐसे, सिंक आउट दिखेगा, वो लिपसिंग जो आप कह रहे हैं वो आपको सिंक आउट दिखेगा। ये समझ सिंक आउट दिखेगा, मतलब जो भी वर्डिंग होगी उससे लिप्स मैच नहीं हो रहे होंगे। या फिर अगर कहीं पे वीडियो में मूवमेंट होगी तो इधर आंखें जो है हमारी ब्लर हो जाएंगी, या फिर आंखों का इधर से उधर मूवमेंट आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। तो इन चीजों से एक नॉर्मल इंसान जो है एआई को डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन इसके अलावा काफी सारे टूल्स हैं, काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं, उनके अंदर भी अगर हम वीडियो को अपलोड करते हैं तो हमें वो डिटेक्ट करके बताता है ये जो वीडियो है एआई से बनाई गई है या फिर रियल वीडियो है। तो लेकिन इसके साथ साथ क्या क्या होता है कि आपके पास कोई वीडियो वायरल होगी, आ गई, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो ना आती है कि हम इसको डिटेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन कहाँ से ये अपलोड हुई, कहाँ से चली, किस जगह से बनी, कैसे बनी, वो चीज ढूंढना बहुत टफ होता है। क्योंकि इसके ऊपर कानून है, कानून हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई तब करेंगे जब हमें पूरा सोर्स मालूम हो कि कहाँ से ये चीज बन के आई। और अभी ये मुश्किल की बात है, अभी ये पकड़ पाना, ये जान पाना मुश्किल है हम सबके लिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं एआई और डीप फेक के गलत इस्तेमाल को किस तरह से रोका जाए, खास करके अभी इस वक्त जबकि अब हमारा देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। पाठ्यकृत हमारे साथ बने हुए हैं। पाठ्यकृत, ये बताइए कि रिसर्च पेपर में देख रही थी, उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि अगर हम इंसर्च देखें इंडिया में इन डीप फेक वीडियोस का, तो 2017 में जहां वो 7,900 पे था, वहीं 2019 में बता रहा है इट जस्ट डबल हो गया, दुगना हो गया, 14,678 तक पहुंच गया। और ये जो ट्रेंड है वो अभी भी कंटिन्यू है। तो ऐसे में ये बताइए कि खबर ये भी आई थी जैसे 2020 के चुनाव में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मनोज तिवारी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कहीं पर भाषण दे रहे थे, हिंदी में उन्होंने भाषण दिया। लेकिन उसके बाद 3-4 वीडियो सामने आए जिसमें वो सेम भाषण उनका हरियाणवी में भी आया सुनने को, फिर इंग्लिश में भी सुनने को आया। तो चलिए इसे तो हम सही मानेंगे कि चलिए ये एक, इसको हम देखेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका, लेकिन इसी का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है और बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए आरबीआई है, हमारे देश में भी एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन चाहिए, ग्लोबली रेगुलेशन चाहिए। ग्लोबल रेगुलेशन अभी है नहीं। मैं 3-4 चीज बताना चाहता हूँ। पहली चीज है डीप फेक, क्रिप्टो, डार्क वेब और एल्गोरिदम्स, इन सब का बहुत लिंकेज है। डीप फेक जो है उसके साथ डार्क वेब का बहुत बड़ा कनेक्शन है। बहुत टाइम ये सब ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो में होता है। और एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि आपके मोबाइल में आप कौन सी चीज देख रहे हो, जब आप यूट्यूब खोल रहे हो या फिर इंस्टाग्राम खोल रहे हो, वो भी एल्गोरिदम डिसाइड करता है। ये हो सकता है कि somebody कोई डिसाइड कर रहा है कि आपके पास कौन सा आए, हो सकता है कि आपने वो चीज पहले देखी नहीं, वो एक रॉन्ग एक फेक वीडियो आपको दिखाया जाए। इस तरह से बहुत टाइम वोटर्स को कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, हम लोग जितने डिवाइसेस यूज करते हैं वो उसका हार्डवेयर तो ज्यादातर टाइम चाइनीज होता है, उसका सॉफ्टवेयर भी शायद चाइनीज होता है। और उस चाइनीज जो मोबाइल फोन है उसका डेटा सेंटर सर्वर्स होता है चाइना में, उनके पास आपका डेटा है कि आपका प्रेफरेंस, ओरिएंटेशन, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, उनके पूरा डेटा है। उस हिसाब से आपको कंफ्यूज करने के लिए, शायद आपको वो कन्विंस ना कर पाए एक पॉलिटिकल लीडर के बारे में, लेकिन कंफ्यूज जरूर करेगा। उस हिसाब से आपके पास वो डीप फेक वाला वीडियो एल्गोरिदम के तहत आपको भेजा जाएगा।
और दिस इज समथिंग वेरी वेरी डेंजरस। इसमें ये हम कतई ना सोचे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मीडियम जितने सारे हैं वो इन्वॉल्व नहीं है, वो भी शायद इन्वॉल्व है, उनके भी अपने एजेंडा है जो वो चलाते हैं, क्योंकि खासकर ज्यादातर इतने ऑर्गेनाइजेशंस जो है हमारे सोशल मीडिया के वो पश्चिमी देशों से है, वो नहीं चाहते कि इंडिया। आप ही की बात पे मैं संजीव से सवाल लेना चाहूंगी। संजीव, ये बताइए कि अभी जो पथिकृत कह रहे थे कि देखिए ज्यादातर जो जैसे मोबाइल्स हैं और चीजें हैं वो चाइनीज हैं, हम घर में कुछ टूल्स देख लें, हमारे एआई टूल्स हैं जो कि चाइनीज है और उसका सेंटर जो है वो चाइना है, तो ऐसे में ये बताइए कि क्या ये सच है? हम आपस में भी घर में बात करते हैं और ये हम कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हम घर पे जो बातचीत कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं वो टूल जो है वो सुन रहा है और कहीं वो जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? जी, मैं बिल्कुल सच है ये बात, और मैं आपके जरिए बताना चाहूँगा कि हम जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, पहले तो हम ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करते, फ्री एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं, गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, दुनिया भर की हम चीज़ें ऐसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं इनको हम अपने कैमरा और अपने माइक्रोफोन का एक्सेस दे देते हैं, और ये एक्सेस ऐसा होता है कि हम उसको जब वो एप्लीकेशन यूज़ में नहीं भी है तो भी हम उसको कहते हैं कि हाँ आप हमारे कैमरे और माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन कंडीशंस में जब आप घर में बात कर रहे हैं, आप अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में या माता और एक माँ और बच्चों के बीच में बातचीत हो रही है, या आप अपना एक जूम कॉल कर रहे हैं ऑफिस का, वो सारा कुछ जो है आप इन एप्लीकेशंस के थ्रू आपकी आवाज, आपके वीडियोस जो हैं कोई रिकॉर्ड कर रहा है, कोई आपको सुन रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। ऐसे में आपको क्या लगता है परवेश कि हमारे यहाँ बहुत जरूरी है अब आज के समय में अलर्ट हो जाने के लिए, और खास करके हर एक इंडिविजुअल को इसकी जानकारी हो, सतर्क रहें लोग, और किसी भी तरह के फ्रॉड से जो आए दिन एआई के जरिए या फिर डीप फेक के जरिए अब हो रहे हैं, घटनाएं सामने आ रही है, उससे बचा जा सके, तो लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी। सबसे इसकी जो एक, जैसे हम अभी कह रहे थे कि भाई एआई का तोड़ ही एआई है, लेकिन इसका एक तोड़ अभी जो आपने कहा कि जो खुद की जागरूकता है, जैसा अभी बताया गया कि भाई उसके लिप्स देखें, आंखें देखें, और जैसी कोई हमारे पास वो कोई व्हाट्सएप या कोई वीडियो आता है, तो जैसे आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि अब आप खुद को जिम्मेदारी लेनी होगी, आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने आया और आगे भेज दिया, और जितना लोग जागरूक होंगे, और जैसा अभी अमित जी बता रहे थे, तो इस तरह के जितने ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम होंगे तो उतना ही ज्यादा जनता जागरूक होगी। इसका अभी फिलहाल, क्योंकि ये बिल्कुल शुरुआती चरण में है, तो शुरुआती चरण में ही इतनी बड़ी बड़ी न्यूजें आने लग गई हैं, और आगे तो पता नहीं क्या होगा। तो इसका मुझे लगता है एक ही इलाज है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक में जाकर जागरूकता कार्यक्रम करें। बिल्कुल। अमित मल्होत्रा, यहां पर आपसे ये समझना चाहूंगी कि साइबर क्राइम को लेकर के जिस तरह से खबरें तो हम अक्सर दिखा रहे हैं और बेतहाशा बढ़ी हैं पिछले कुछ सालों में, ऐसे में ये बताइए अमित जी कि अगर ऑन एन एवरेज हम डेटा देखें तो साइबर क्राइम के जो अपराध हैं, साइबर रिलेटेड अपराध हैं, उसमें रेशियो वाइज वो कितना बढ़ा है पिछले सालों में? मैम, रेशियो वाइज अगर आप देखेंगे तो मैं अगर 2011 की बात करता हूँ तो 2011 में कुल मिला के जो रजिस्टर्ड केसेस थे जो थानों में आते थे वो 13,000 कुछ थे, जो कि आज 23 लाख कुछ पहुंच चुके हैं। 13,000 से 23 लाख? हाँ जी, तो आप देखेंगे तो साइबर क्राइम में ग्रोथ इतनी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अगर मैं 2011 की जब 10 की बात करता हूँ तो कोई भी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे इतना रेगुलर एक्टिव नहीं था, क्योंकि हमें 1.5 GB डाटा मिलता था पूरे महीने के लिए। आज हम बात करते हैं तो हमें 1.5 GB पर डे का मिलता है हर ऑपरेटर से। तो जहाँ पे हमारी इंटरनेट की ग्रोथ बढ़ गई है वहां पे हमारा साइबर क्राइम भी बढ़ गया है, और नई नई टेक्नोलॉजी का मतलब आते आते हमारा साइबर क्राइम की ग्रोथ और बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें तो जैसे कि हाल फिलहाल में एक सैमसंग का S24 मोबाइल लॉन्च किया गया है, उसके अंदर AI बेस्ड है कि आप कोई भी फोटो खींचेंगे तो वो AI से उसको जूम इन करके बिल्कुल क्लियर करके उसकी कहाँ पे खींची गई है सारी मेटा डेटा उठाएगा, सारे मेटा डेटा के साथ साथ और भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर करेगा। इवन IMEI नंबर तक स्टोर कर रहा है कि किस फोन से खींची गई है, उसका IMEI नंबर भी बीच में साथ में आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो हम टेक्नोलॉजी को यूज तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम क्राइम की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। अमित, ये भी साथ ही साथ आप बता दीजिए, आपने कहा 13,000 से 23,000 अब रेशियो हो चुका है क्राइम का। 23 लाख मैम, 23 लाख माफ करेगा। तो ऐसे में ये दर्ज तो हो रही है, ये तो आपने नंबर्स बताए, लेकिन क्या इसके तहत लोगों को सजा भी हो रही है?
मैम देखिए, सजा में क्या है कि साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है, इसको प्रूव करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइम है, जब भी हम इंटरनेट पे कोई भी काम करते हैं तो हमारा एक आईपी एड्रेस होता है, हमारा आईपी एड्रेस जाता है, हमारा मैक एड्रेस जाता है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है कि आजकल क्राइम करने के बहुत तरीके हो गए हैं, लोग पब्लिक वाईफाई से हो गया या फिर फेक सिम्स होगी, इनको लेके क्राइम कर जाते हैं, तो उनको ढूंढना उतना ही टफ हो जाता है। या फिर दिक्कत क्या है हमारे प्रशासन में कि अगर कोई क्राइम होता है, तो जैसे हम दिल्ली में बैठे हैं और कोई क्राइम कर रहा है झारखंड से, तो पुलिस जब तक झारखंड पहुंचती है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो क्रिमिनल वहां से कहीं और मूव ऑन हो जाता है। तो उन चीजों को रोकना और पकड़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। साइबर क्राइम में क्या है कि अगर पूरे देश भर की पुलिस एक्टिव रहे और एक होके चले तो साइबर क्राइम को जल्दी से पकड़ा जा सकता है, अदरवाइज साइबर क्राइम को पकड़ना मतलब बाकायदा इसके लिए प्लानिंग करनी होगी, बाकायदा जो हमारी सरकारें हैं उसको सोचना होगा और तब जाकर के इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। संजीव ये बताइए, चलिए देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हम जैसे लोग हैं, आप लोगों से मुलाकात हो जाती है, बात हो जाती है, आप लोग काफी कुछ बता देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, हम भी अलर्ट रहते हैं एक लेवल पर इस प्रोफेशन में होने के नाते, लेकिन जो एक आम आदमी है वो क्या करे, उसके लिए आप क्या वो टूल्स बताएंगे जिससे वो थोड़ा बहुत भी जान पाए या समझ पाए कि वो कैसे अपने आप को डीप फेक से बचाए? देखिए जी, पहली बात जैसी मैंने बताई थी कि एआई को फाइट करने के लिए आपको एआई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आज काफ़ी ऐसे एआई टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे एक सेंटिनल करके टूल है जिसे हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज यूज़ करती हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है, वी वेरीफाई करके टूल्स हैं, कुछ फ्री टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जिसपे अगर आप उस डीप फेक वीडियो या ऑडियो को अगर आप अपलोड करते हैं तो वो आपको बता देगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी जेन्युइननेस की क्या है, कि क्या ये सच है कि या एक डीप फेक वीडियो है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन, जो मैसेज, जो वीडियो आता है, हम उसको तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं, बिना सोचे समझे, बिना अपना दिमाग लगाए, बिना उसको एनालाइज किए। तो एक कॉमन इंसान का, एक आम नागरिक का की ये जिम्मेवारी है कि हम इस चीज़ में इंडल्ज ना करें, हम उसी इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करें जिस पे हमको यकीन है कि हाँ, ये जिस सोर्स से आई है वो सोर्स करेक्ट है। बाकी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अदर प्रिंट मीडिया पे भी ये इंफॉर्मेशन जा रही है, तभी फॉरवर्ड करें, बिना सोर्स को वेरीफाई करें, बिना ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करें। कृपया करके इन वीडियोस को, इन ऑडियोज को ना फॉरवर्ड करें, क्योंकि इससे काफी उल्टा असर पड़ सकता है। बिल्कुल। पथिकृत ये बताइए कि ऐसे में आपको क्या लगता है, यहां पर तो हमें दिख रहा है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज, इनफैक्ट जो हमने शुरुआत में ही खबर चलाई थी उसमें हमने देखा कि कई पॉलिटिकल पार्टीज इनफैक्ट इसका तो एक तरह से कह लीजिए कि एडवांटेज लेकर चली गई, अपने विरोधी से अपने पक्ष में प्रचार करवा के। देखिए क्या होता है, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ सबके लिए, जब तक आपके पास ये स्मार्टफोन है आपका कोई प्राइवेसी नहीं, और हम लोग विक्टिम होते रहेंगे। दूसरी चीज है, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज खुद शायद ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनका एक अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ डेस्परेट सपोर्टर्स होते हैं जो कहीं और बैठे हैं, जो इस तरह की चीज करते हैं, वो ज्यादा डेंजरस है। और जब जहां तक वेरिफिकेशन की बात है, मुझे लगता है 140 करोड़ की देश में, जहां पे बहुत बड़े पैमाने में आज लोग यूट्यूब या इंस्टाग्राम या गूगल सर्च करते हैं अपने स्मार्टफोन में, हर चीज हर इंसान के लिए वो बाद में वेरीफाई करना टूल से वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं करेंगे, क्योंकि आज के जमाने में 5 सेकंड में लोग कन्विंस्ड हो जाते हैं, कम से कम कंफ्यूज तो आप कर ही सकते हो। तो इसका जो, अगर आप पूछे कि इसका तोड़ क्या है, अभी इसका तोड़ किसी के पास नहीं है, ये चलता रहेगा। और ग्रेजुअली एक रेगुलेशन जब तक नहीं आएगा, जब तक सरकार या इलेक्शन कमीशन ये नहीं सोचेगा या पूरे सरकार नहीं सोचेगा कि एक स्ट्रांग रेगुलेशन चाहिए। स्ट्रांग रेगुलेशन इस हद तक कि आपने अगर गलत कुछ किया है तो आपको उसका बहुत बड़ा जुर्माना भरपाई करना पड़ेगा। लेकिन बहुत टाइम तो ये क्रिमिनल्स जो करते हैं बाहरी देशों में है, तो इसीलिए ग्लोबल रेगुलेशन जैसे इंटरपोल काम करता है। हमारे इंटरनेट के लिए एक इंटरपोल चाहिए, अभी वो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देश, ये समझ लीजिए, बहुत सारे देश वो डीप फेक को इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। तो इसीलिए वो रेगुलेशन ग्लोबल नहीं चाहते हैं, वो अपने हिसाब से दूसरे देश में इलेक्शन का रिजल्ट निकालना चाहते हैं। इस वजह से वो डीप फेक इस्तेमाल होता है और इस इलेक्शन में भी हो रहा है। तो दिस इज द बिगर डेंजर। और सबसे बड़ी डेंजर ये है, कल ये हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई इस्तेमाल ना करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद डिसाइड करेगा कि मेरे फायदे के लिए किसको लाऊं। बिल्कुल। अमित जी, एक लास्ट कमेंट क्या कहना चाहेंगे? पथिकृत ने बहुत सही बात कही।
तो मैं ये बोलता हूँ कि सिक्योरिटी इज मिथ, कि हमें लगता है कि हम सिक्योर हैं तो हम बिल्कुल सिक्योर नहीं है। सिक्योरिटी क्या है कि जब तक हमारी सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक हम खुद किसी चीज को नहीं समझ लेंगे, खुद अपना ध्यान से इंटरनेट पे सारे काम नहीं करेंगे, तब तक हम सिक्योर नहीं है। क्योंकि इंटरनेट एक वो दुनिया है जहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो रियल भी हो सकती है और फेक भी, क्योंकि आजकल अलग अलग चीजों से नए नए टूल, नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करके इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हमें पता नहीं चलता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी आपने कहा कि शहरों में या जो दूसरा एक गांव है, स्लम एरिया है, वहां पर लोगों को बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है, तो वहां हम लोगों को दिखाते हैं। देखिए अमूमन मुझे तो लगता है कि सारे हिंदुस्तानी ना बहुत भोले हैं, वो सभी चाहे वो शहर हो या गांव हो, हम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, तो ये हर जगह की दिक्कत है। संजीव, एक आखिरी कमेंट। जी, जब तक एक मास लेवल पे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाया जाएगा, लोगों को जागरूक नहीं कराया जाएगा, इस डीप फेक से लड़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, जागरूकता ही इसका इलाज है, हमें लगता है। बिल्कुल, देखिए 97 करोड़ वोटर्स जो हैं अब वोट करने वाले हैं हमारे इस महापर्व, लोकतंत्र के महापर्व को पर। ऐसे में हर किसी की जिम्मेदारी यहां पर बनती है कि वो सतर्क रहे, सावधान रहे और इस तरह के किसी भी डीप फेक वीडियो से अपने आप को भी बचाए, परिवार को भी बचाए और देश को भी, राष्ट्र को भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।